अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 6 में जो नई चीज़ है वो है एवरेज रिलीफ। सो ये हमारे पास लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 21 है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में से है, ये पास पेपर से मुतलका भी है। इससे मुतलका जो है वो पास पेपर में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट चेंज थी। वैसे तो हमारे पास पास पेपर की एक अलग सीरीज है, आप उससे भी जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हम अभी इसको डिस्कस करें प्रॉब्लम नंबर 6 को। वैसे जो पास पेपर की सीरीज है उसका लिंक जो है वो मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो पास पेपर की सीरीज है उसमें हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम वो डिस्कस की है। सो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वहाँ से भी उसको सर्च आउट करें, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास लेक्चर नंबर 21 की। इससे पहले कि ये जो डिस्कशन है इसका आगाज़ करें, जो व्यूज़ ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये चैनल जो है या ये जो लेक्चर जो है ये आप जो है मज़ीद शेयर भी करें अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, जो किसी वजह से या तो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर पाते या हम तक एक्सेस नहीं कर पाते। आपको किसी भी किस्म के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। अगर आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द रिस्पॉन्ड कर सकें। बच्चों, बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ मिस्टर नासर अली सैयद। अच्छा, ये जो नासर अली सईद है ये टैक्स पेयर का नाम है। टैक्स ईयर हमारा 2023 है और टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023 है। देन हम रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे और देन हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल लिखेंगे। ये काम हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए जो फॉर्मेट बनाते हैं वहां पे हम लिखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली तौर पर यहाँ पे डिस्कस करते हैं और हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी, ये आप जानते ही हैं, ये आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है, सेक्शन 12 में आएगा। और बेटा जी ये फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास डियरनेस अलाउंस, ये भी सेक्शन 12 में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। एफिशिएंसी ऑनरियम, अच्छा ये भी हमारे पास जो एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑनरियम है ये भी सेक्शन 12 का ही हिस्सा है और सेक्शन 12 में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। अब सेक्शन 12 आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली पॉइंट या मोस्टली जो टॉपिक है वो सेक्शन 12 में से ही आता है, इसलिए आप अपने जो सेक्शन 12 का पोर्शन है वो जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अच्छा ये जो अमाउंट है इसको जरा आप दुरुस्त कर लीजिएगा, ये 1,25,000 है। अच्छा ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मौजम मुगल साहब की बुक में से कर रहे हैं और इनको मैंने टाइप इस वजह से किया क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत मुझे चेंज करना होता है, लेबल करना होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो मौजम मुगल साहब के तो भी मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको जो है वो नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसके 25 न्यूमेरिकल्स हैं और इंशाल्लाह जो एनुअल पेपर में क्वेश्चन होगा वो इन्हीं 25 में से होगा। अच्छा जी, ऑनरियम, ये भी सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा बिल पे किया, हमें फायदा हुआ और जितने भी फायदे होते हैं वो सारे सेक्शन 12 में टैक्सेबल होते हैं, एम्प्लॉयर से मिलने वाले फायदे। अच्छा जी, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ये सेक्शन 12 का हिस्सा नहीं है, ये आपके पास सेक्शन 39 है और फुली टैक्सेबल है। अगर प्रेसिडेंट से होता तो 39 में लिखा जाता, लेकिन एग्जेम्प्ट होना था, ये 39 में जाएगा और टैक्सेबल होगा। प्रेसिडेंट से और मदर से जो गिफ्ट होता है वो 39 में जाता है और एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर से हो, प्राइम मिनिस्टर से हो, फादर से हो, किसी से भी हो, वो 39 में टैक्सेबल होगा। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, ये भी आपके पास सेक्शन 12 का हिस्सा है और फुली टैक्सेबल है। अच्छा ये जरा आज का पॉइंट है जरा नया, इसको जरा आप जरा तवज्जो से देखिएगा। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। यहां तक तो हमें पता चलता है कि ये कंसेशनल लोन है क्योंकि 10% से कम है। अब लोन की अमाउंट कितनी है? 11,50,000, ये 10 लाख से ज्यादा है, इसके ऊपर तो हमें डील करना है, 2% लेना है क्योंकि 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2% जो है वो बेनिफिट होगा, वो आप टैक्सेबल करेंगे। बट
आगे जाके उसने लिखा है इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड 104,000, हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट 1,04,000 रुपया पे किया है। अच्छा, इसको जरा देख लें कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, इसको जरा अभी आप पेंडिंग रहने दे, बाकी के पॉइंट रीड करते हैं, फिर हम इसको देख लेते हैं। लीव इनकैशमेंट सेक्शन 12 में आएगा और सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। पीएचडी अलाउंस सेक्शन 12 में आएगा, फुली टैक्सेबल होगा। कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट, अच्छा, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जरूर है, और ये आपके पास सेक्शन 39 में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और आप इसको टैक्सेबल कर देंगे। सेक्शन 39 फुली टैक्सेबल। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की, तो क्या हमें वो मतलब कैश दिया? नहीं, वो किसको दिया? इंश्योरेंस कंपनी को दिया। तो हमारे कैश पे इफेक्ट हुआ ही नहीं। हमें तो फायदा तब होगा अगर हम इंश्योरेंस करवाएं, हम उस मेडिसिन लें और बिल रीइंबर्स करवा लें, तो उस सूरत में हमारे लिए टैक्सेबल होगा। अभी ये सेक्शन 12 में जाएगा, अगर आप प्लेस करना चाहें तो एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा। अक्वायर कार ऑन लोन, अच्छा ये जरा पॉइंट देखिएगा, अक्वायर हासिल की गई, कार ऑन लोन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल इज 40 लाख, कर्जे के ऊपर 40 लाख की गाड़ी ली। लीज रेंटल पेड फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, उसने इसकी जो किस्त दी, इंस्टॉलमेंट दी साल भर की, उसने अपने सोर्सेज से पे की और वो 10 लाख थी। यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज, ये वाली गाड़ी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज में इस्तेमाल की गई। बेटा जी, क्योंकि ये ओन रिसोर्सेज से लीज पे गई, तो सेक्शन 12 में जाके आप इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको लिखें भी ना। उसकी बेटा जी रीजन ये है कि ये गाड़ी है तो हमारे नाम पे, ठीक है, पेमेंट भी हमने की है, तो हमारे लिए ये किसी सूरत में बेनिफिट नहीं है। हमारे लिए तो बेनिफिट तब होती कि गाड़ी हमारा मालक अक्वायर करता, लीज वो खुद देता, ठीक है, और फिर हम उसको पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए लाते, तो हम कहते हैं 5% या 10% टैक्सेबल है, ठीक है, इसलिए हम उसको तब कंसीडर करेंगे। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये हम सेक्शन 12 में चाहे तो लिखे ही ना, और अगर लिखें तो एग्जाम्प्ट करें, बल्कि ज्यादा बेहतर है कि आप ना लिखें इसको। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, ये तो बल्कि सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। ट्यूशन फी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, बेटा जी ये लेस किया जाता है टोटल इनकम में से, लेस फ्रॉम टोटल इनकम, और वो भी तब इफ टोटल इनकम जो है वो लेस हो 15 लाख से। अगर 15 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर बेटा जी आपने इसको टोटल इनकम में से लेस नहीं करना। अच्छा जी, आगे लिखा है ही इज फर्निश फर्दर प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर मिस्टर नासर अली सईद was entitled an accommodation of 95,000 per month if this accommodation is not provided to him। आपने क्या करना है, इस 94,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, जो अमाउंट आएगी उसका कंपैरिजन करना है 45% ऑफ एमटीएस के साथ, ठीक है। अगर वो 45% ऑफ एमटीएस ग्रेटर अमाउंट आती है तो आपने उसको टैक्सेबल कर देना है। अदरवाइज जो 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करके अमाउंट आएगी उसी को ऊपर आपने चार्ज कर देना है। अगर मैं इसको जरा दोबारा आपको समझा दूं तो आपने दो काम करने हैं। एक आपने बेटा जी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन लेना है, और दूसरा आपने इसका कंपैरिजन करना है 45% ऑफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, ये एक काम आपने करना है। और दूसरा आपने 45% ऑफ एमटीएस लेना है, ठीक है। एमटीएस नहीं तो बेसिक सैलरी, दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा जी, फिर वो कहता है ही हैज डोनेटेड 2,60,000 टू यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अच्छा मेरे बच्चों, ये हमारा आज का वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से हमने एवरेज रिलीफ करना है। आप जानते हैं ना, आपने एवरेज रिलीफ वाला बेटा जी लेक्चर लिया है, और वो जो एवरेज रिलीफ वाला लेक्चर लिया है उसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें बताया गया है कि ये जो एवरेज रिलीफ है बेटा जी, ये हमारे पास तीन चीजों के ऊपर आता है।
वो 3 चीज़ें ज़रा डिटेल में डिस्कस की गई हैं। आपसे गुज़ारिश है कि आप वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। अच्छा जी बच्चों, फिर हम बात करते हैं कि चलें ये हम एवरेज रिलीफ तो परफ़ॉर्म कर लेंगे, याद रखेंगे। वो कैसे करेंगे, वो सॉल्यूशन बनाते हुए देखेंगे। बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। ही आल्सो इनकर्ड 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल रीइम्बर्स वाउचर हैज़ बीन सबमिटेड। ये जो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स है, ये आपके लिए सेक्शन 12 में आएगा, बट फुली एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल नहीं होगा बेटा जी, एग्जेम्प्ट होगा। During the year, he received Rs 1,30,000 in respect of one free Lahore USA return ticket. ये जो वन फ्री लाहौर यूएसए रिटर्न टिकट है, ये आपका फायदा है, सेक्शन 12 में जाएगा। और बेटा जी ये फुली टैक्सेबल होगा। सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी 3,50,000। ये बेटा जी आपका एडवांस टैक्स है, और जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से आप इसको माइनस करेंगे। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये 1 लाख है। ये बेटा जी ऐड कर दिया जाएगा टोटल इनकम में। ठीक है, ऐड टू टोटल इनकम। और बच्चे इस पॉइंट की वजह से, ठीक है, एडिशन टू टोटल इनकम के पॉइंट की वजह से आप टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। एक तो आप ऐड करेंगे, ऐड टू टोटल इनकम, और दूसरा आप इस क्वेश्चन में टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख। कंप्यूटर 1 लाख का मार्केट में बिक सकता है। वाज सोल्ड टू मिस्टर नासर अली सईद बाय एम्प्लॉयर। मालिक ने इसको बेचा कितने का, 1,20,000 का। कितना फायदा, कोई फायदा नहीं बेटा जी। फायदा तो तब है ये 1 लाख से कम पे हमें मिले। तो इस पॉइंट को आप सेक्शन 12 में नहीं प्लेस करेंगे। अगर प्लेस भी करें तो एग्जाम्प्ट रहेगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज। तो फायदा तो तब होता अगर 1 लाख का हमें मिलता 90,000 का, तो हम 10,000 टैक्सेबल करते। अच्छा जी बच्चों, हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो यार, लेक्चर हो रहे थे लेंथी, तो मैंने आपसे, क्योंकि कुछ पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मैंने पहले से समराइज कर दिया। नेम ऑफ टैक्स ईयर एंडिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, देन इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपके 2 कॉलम है, और इन तमाम पॉइंट को जो ऑलरेडी रिपीटेटिवली तौर पर यहाँ पे डिस्कस होते जा रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पे प्लेस करता जा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो कुछ नए पॉइंट्स हो सकते थे, हम अभी उनकी बात करते हैं। अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने कहा था कि आप अभी रुक जाएं, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। और वो हमारे पास पॉइंट था कंसेशनल लोन वाला। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। अच्छा बच्चों, जब आप इसकी टैक्सेबिलिटी देख रहे होंगे तो आपने कुछ इस तरह से इसको लिख देना है। लोन, जब इसका पॉइंट आएगा, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। अच्छा, जो लोन की अमाउंट है ना बेटा जी, उसको आपने इनर कॉलम में लिखना होता है। और जो लोन की अमाउंट है हमारे पास, वो उसने क्वेश्चन में मेंशन की है 11 लाख और 50,000। उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा बच्चे, इसमें आपका लोन जो मौजूद है वो टैक्सेबिलिटी वाली कैटेगरी में आता है। रेट भी 10% से कम है, अमाउंट भी 10 लाख से ज्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करते हैं कि आप 10 में से 8 जो परसेंट मेंशन किया जाए वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 2% ले लेते हैं, और 11,50,000 का 2% लेके जो अमाउंट आती है उसको आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। ऐसा ना करने की रीजन ये है कि इस लोन के साथ साथ उसने हमें बताया है कि हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड, कि हमने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 1,04,000 रुपया इसके ऊपर पे किया है। अब जब इंटरेस्ट पे कर देगा तो आपने लिख देना है जी, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ बेंचमार्क रेट, कि इसके ऊपर जो बेंचमार्क रेट है, अगर हम उसके मुताबिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कितना होना था, वो 10% है। लोन के ऊपर बेंचमार्क रेट 10% है, जिससे हम कहते हैं कि भाई कम हो तो कंसेशनल है। अच्छा, आपने वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, वो आएगी 1,15,000। मीन्स के 10% के मुताबिक 1,15,000 रुपया सूद बनता था। आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है इंटरेस्ट पेड, कि हमारे पास जो इंटरेस्ट पेड है उसकी अमाउंट कितनी है।
इंटरेस्ट पेड उसने खुद बताया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख और 4,000। अगर हम इस गुफ्तगू को समराइज करें तो हमारे पास इस तरह के लोन की अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट देने वाला बनता था वो 1,15,000 था, लेकिन हमने इंटरेस्ट पे किया 1,04,000 रुपया। जो 11,000 रुपया है जो हमने नहीं पे किया वो हमारा फायदा है। और फायदे बेटा जी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हम टैक्सेबल करते हैं। सो बजाय इसके कि हम इस क्वेश्चन में अपने पास इन फायदों को अलग से कैलकुलेट करते, मैंने इनको कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। ले बच्चों, ये हमारे पास इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन में नया पॉइंट था। बाकी सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर इनमें भी किसी जगह आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझसे इस बारे में भी राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे आप इन नोट्स की ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप सॉफ्ट कॉपी मुझसे ले सकते हैं। वहां पे जो बुक में से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया उसके नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया, इनकम फ्रॉम सैलरी के पॉइंट, ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए ताकि टाइम बच जाए, और टोटल इनकम तक सॉल्व करके आ चुका हूँ। अब टोटल इनकम में से हमने लेस करना होता है उन तमाम चीजों को जो डिडक्ट हो सकती हैं। वो 4 चीजें होती हैं, उनमें एक ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है और ट्यूशन फीस है। इस क्वेश्चन में ट्यूशन फीस उसने मेंशन की हुई है, लेकिन हम ट्यूशन फीस को डिडक्ट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो अमाउंट है टोटल इनकम की वो 15 लाख से ज्यादा है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है ट्यूशन फीस, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ट्यूशन ट्यूशन फीस क्या सीन है जी। ट्यूशन फीस साथ में आपने लिख देना है नॉट अलाउड। ठीक है, ट्यूशन फीस और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा जी नॉट अलाउड एज टोटल इनकम, कि जो आपकी टोटल इनकम है मोर देन 15 लाख है। अच्छा, इसकी बिहाइंड लॉजिक ये है कि वो पर्सन जिसकी आमदनी 15 लाख से कम है, अगर वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं तो फिर उनको फायदा होना चाहिए, उनकी डिडक्शन होनी चाहिए। अगर एक पर्सन की इनकम ही ज्यादा है और वो अगर बच्चों की ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो उनको फायदा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए फायदा बनाने की कोशिश की गई है जो लो पेड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। सो हम यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो ये ही पॉइंट आपके लिए एक्चुअल इनकम आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये जो बोल्ड करके लिख रहा हूँ ये आप चाहे तो मार्कर के साथ लिख देना करना, अगर ना भी लिखें तो कोई एतराज नहीं, ये जरा प्रोमिनेंट पॉइंट बनते रहें इस वजह से मैं जरा मार्कर से इसको लिख देता हूँ। जो एक्चुअल इनकम बेटा जी हमारे पास अगेन 34,74,500 ये हमारे पास अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा जी, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐड शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा बच्चा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बजाय अगर मैंने किसी जगह एओपी लिख दिया तो आपने इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही कंसिडर करना है, और एनुअल पेपर में आपने इसको मुकम्मल जो है वो स्पेलिंग के साथ लिखना है, क्योंकि आप तो वहां पे टीचर नहीं होंगे। सो आपके लिए ये वाली फैसिलिटी नहीं होगी। सो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इस क्वेश्चन में जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अमाउंट है वो है 1 लाख। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी टोटल टैक्सेबल इनकम। अच्छा मेरे बच्चों, हमने इससे पहले एक लेक्चर स्पेंड किया था कि जिसमें हमने कहा था कि टोटल टैक्सेबल इनकम के बाद हमारे पास कितने स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो 10 स्टेप हैं। आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मौजूद है आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 13 है कि जिसमें टोटल इनकम के बाद 10 स्टेप्स फॉलो करने का कहा है कि कौन कौन से हैं, उनको हम लोगों ने लाजमी यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। एक दफा मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास होता है ग्रॉस टैक्स, ये हमने हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। एक हमारे पास बेटा जी पॉइंट होता है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। ये बेटा जी तभी होगा जब शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो इस क्वेश्चन में ये भी करना है। तीसरा आपके पास होता है टीचर कंसेशन या फिर रिसर्चर की कंसेशन। ये तब होता है अगर क्वेश्चन में
उस पार्टी के नाम के साथ लिख दिया जाए कि ये रजिस्टर्ड टीचर है। तो इस क्वेश्चन में उसने नाम के साथ नहीं लिखा, तो ये नहीं करना। ठीक है, फिर आपके पास आता है फॉरेन टैक्स पेड की कंसेशन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुतलका उसने बताया ही नहीं कि फॉरेन टैक्स पेड का पॉइंट मौजूद है या नहीं है, तो वो इसमें डील नहीं करना। पांचवा पॉइंट होता है एवरेज रिलीफ। वो इस क्वेश्चन में दिया है। एवरेज रिलीफ तीन चीजों पे आता है, उनमें से एक चीज जो डोनेशन है वो मेंशन है, ये हम परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास आता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, वो हमारे पास कैपिटल गेन से मुतलका चीजें होती हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये भी नहीं करना। सेवंथ पॉइंट होता है हमारे पास एडवांस टैक्स। वो इस क्वेश्चन में मौजूद है, वो हमने करना है। आठवां पॉइंट हमारे पास होगा जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ये भी हम इस क्वेश्चन में करेंगे। नाइन्थ पॉइंट है एफटीआर का। वो इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है कि कोई भी एफटीआर का पॉइंट हो, तो ये नहीं होगा। टेंथ पॉइंट है नोट्स का। नोट्स अभी हमने लिखना नहीं समझा हुआ, अभी हम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं वो पॉइंट जरा ग्रीन ग्रीन कर देने लगा हूं कि जो हमने इसमें करना है। एक तो हमने ग्रास टैक्स करना है। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में ही करना है। टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम करना है। अच्छा, ये जो ग्रास टैक्स है ना, ये बेटा जी एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें तीन दफा आप कैलकुलेट करें। एक जिसमें ग्रासिंग अप हो, और एक आपके पास जब टीचर की कंसेशन आए। ठीक है, तो ग्रास टैक्स एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में इसको परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि नाम के साथ टीचर कंसेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, फॉरेन टैक्स पेड ये भी नहीं परफॉर्म करना। ठीक है, एवरेज रिलीफ ये परफॉर्म करना है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ये नहीं करना। एडवांस टैक्स इसको बेटा जी आपने परफॉर्म करना है। नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न ये भी बेटा जी परफॉर्म होगा। एफटीआर क्वेश्चन में मौजूद नहीं, ये नहीं करना। और नोट्स भी अभी हमने नहीं करने। सो हमने टोटल टैक्सेबल इनकम के बाद एक दो तीन चार पांच पांच पॉइंट्स को करना है। चलें जी, इन पांच पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, इसको जरा मैं नेक्स्ट के लिए प्रोसीड कर देता हूं, ताकि हम जब लेक्चर नंबर जो है वो प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस करेंगे, तो तब भी हम इस ही प्रैक्टिस को ऑब्जर्व कर सकें। अच्छा मेरे बच्चों, हम ऐसा करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि न्यूमेरिकल का सीक्वेंस रहे। सबसे पहला काम है जी अभी ग्रास टैक्स की कैलकुलेशन करना। यहाँ पे आप लिखते जाइए जी ग्रास टैक्स या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, या जो आप अपना नाम रखना चाहें। तो ग्रास टैक्स की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले देखें कि ये इनकम किस स्लैब में फॉल करती है। ये बेटा जी इस स्लैब में फॉल करती है, 24 लाख से ज्यादा, 36 से कम। 1,65,000 कन्फर्म है, जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। ठीक है, जितने से ज्यादा है उससे ही आप बात शुरू कर लें। यहां पे आप लिख दें जी इनकम टैक्स पेएबल या इनकम टैक्स अप टू 24 लाख। तो वो बेटा जी आपके पास कंफर्म इनकम है 1,65,000। अच्छा, अब आपने लिख देना जी यहाँ पे इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। इनकम टैक्स ऑन बैलेंस आपके पास बेटा जी जो रकम है वो 35,78,500 है। उसमें से आप 24 लाख को माइनस कर दें, और आप उसका 20% यूज कर लें। आप जब 20% यूज करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 235,700 है। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिएगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मौजूद है पॉइंट, और हमने टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो आप इनर कॉलम में ही लिखिएगा। क्योंकि वो तो हमने टैक्स पे नहीं करना, हमने वो अमाउंट पे करना है जो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम के बाद आए। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। मेरे बच्चे, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम की तरफ जब हम आएंगे, तो हमने इससे पहले इसका जो पैरामीटर था वो बिल्ड किया था। हम उसी पैरामीटर के मुताबिक अब भी जो है वो चीज़ें लिख देंगे। हम यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर कुछ चीज़ें बिल्ड कर लेंगे, और हम उसके मुताबिक इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की जब बात करनी है, तो आपने ये पैरामीटर याद रखना है। यहाँ पे आपने लिख देना है जी ग्रास टैक्स, या फिर टैक्स पेबल, जो आप लिखना चाहें अपनी सहूलत के लिए। ग्रास टैक्स
डिवाइड कर देना आपने टोटल टैक्सेबल इनकम पे, और आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल इनकम के साथ। अच्छा जी मेरे बच्चे, हम यहाँ पे पॉइंट परफॉर्म कर लेंगे कुछ इस तरह से। बेटा जी ग्रॉस टैक्स ये हमारे पास अमाउंट है, और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। देखो ये है एक्चुअल इनकम, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली तौर पर यहाँ पे इस फंक्शन में प्लेस कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट आए उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें। सॉल्व करने से अमाउंट आती है 389503। तो ये हमारे पास है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब ये इस वजह से परफॉर्म किया गया क्योंकि क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है, अगर ये ना होता तो हम ना करते। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट तो आता है टीचर कंसेशन, तो वो नहीं है। फॉरेन टैक्स वो भी नहीं है, अलबत्ता एवरेज रिलीफ है। एवरेज रिलीफ है। उनके टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं, उन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट मौजूद है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज रिलीफ, एवरेज रिलीफ में बेटा जी हम ऑलमोस्ट इसी तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी उसको आप कॉपी करके यहाँ पे लिख लें, फिर आप उसकी वैल्यूज को पूरा कर लीजिएगा। ग्रास टैक्स आएगा, टैक्स ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी। जहां पे ये एक्चुअल इनकम है ना, वहां पे आपने लिख देना है अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ। ये जो हमारे पास अमाउंट एडमिजिबल है, अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ, ये बेटा जी आ जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं अगर इसी में जी वैल्यूज को देखें कि हम वैल्यूज को कैसे पूरा करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो ग्रास टैक्स मेंशन किया गया है वो सेम वही अमाउंट है जो यहाँ पे है। टोटल टैक्सेबल इनकम की भी वही अमाउंट है जो वहां पे है, लेकिन जो अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मैक्सिमम तौर पर 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जो एवरेज रिलीफ की वजह होते हैं। उनमें से एक डोनेशन का है, दूसरा पॉइंट आपके पास इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का है, और एक आपके पास कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड का है। तो आपके पास इन तीन में से एक पॉइंट मौजूद है, वो है डोनेशन का। उसके बारे में आप कुछ चीजें देख लें कि डोनेशन की जितनी भी अमाउंट है उस सारे के ऊपर हम कंसेशन नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए हमें उन लिमिट्स को जो टैक्स ने डिफरेंट रूल्स के तौर पर हमें बताई हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा। सो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी। ये मैंने जरा एब्रीवेशन के तौर पर लिखा है, आपने एब्रीवेशन नहीं लगाना। आप क्योंकि वहाँ पे एज अ स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं है। तो डोनेशन का डायरेक्ट क्राइटेरिया, डायरेक्टली आपने अमाउंट के ऊपर टैक्स कंसेशन नहीं देना। आपने इसके ऊपर देखना है कि कितनी टैक्स डिपार्टमेंट ने एलिजिबिलिटी दी है, आपने उसको देख लेना है। या तो आपने देख उसी अमाउंट का आपने दे देना होता है कंसेशन। ठीक है, एडमिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि किसके ऊपर हम एडमिजिबल है। या फिर आपने 30% ऑफ एक्चुअल इनकम ले लेना है। ये बेसिकली ऐसे समझ लें कि ये लिमिट है। अच्छा, अमाउंट ऑफ डोनेशन उसने क्वेश्चन में बताई है, वो है 2,60,000। अब देखना है कहीं ये ज्यादा रिलीफ तो नहीं कैलकुलेट कर रहा। तो आप 30% ले लें किसका, एक्चुअल इनकम का। और क्वेश्चन में जो एक्चुअल इनकम मेंशन की गई है वो 34,78,500 है। इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये तो 2,60,000 ही रहेगा। आप यहाँ पे आ जाएं 30% का, 30% के लिए। तो 30% अगर आप इसका कैलकुलेट करें तो वो 10,43,550 आता है। मीन्स के इस पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट थी कि ये 10,43,550 की डोनेशन दे सकता था, लेकिन उसने उससे कम डोनेशन दी। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो हमारे पास अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ होगी, उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, अभी अगर हम इस पॉइंट को सॉल्व करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको आप अभी तक का जो टैक्स पेबल है उसमें से
माइनस कर देंगे। मेरे पास इसको सॉल्व करके अमाउंट आ रही है 29113। इस 389503 में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे 360390। ये अभी तक आपकी अमाउंट है। अब हम आते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर हम आएंगे एडवांस टैक्स की तरफ। यहां से आप लिख दीजिएगा जी लेस एडवांस टैक्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मौजूद है एडवांस टैक्स का, जो उसने लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, के सैलरी में से टैक्स जो है वो डिडक्ट किया गया। अच्छा बेटा जी, जो सैलरी में से डिडक्ट किया गया टैक्स, उसको आप बेटा जी यहाँ से माइनस कर दें 3,50,000। जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न की जो अमाउंट है वो है 14610। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का न्यूमेरिकल था, जिसमें हमने ज्यादा फोकस किया उस पॉइंट की तरफ कि जो टोटल इनकम के बाद का पॉइंट था। फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप दो लेक्चर जरूर देखें। एक आप एवरेज रिलीफ वाला पॉइंट मैंने कहा था देखें, और दूसरा मैंने कहा था कि वो वाले स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं आफ्टर दी टोटल इनकम। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट ऑलरेडी समराइज हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उनको एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर लेक्चर नंबर 13 में है, कि जो किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है स्टेप्स टू बी फॉलोड आफ्टर द टोटल इनकम। तो वो हमारे पास एक लेक्चर नंबर 13 है, आप वो जरूर देखें, वैल्यूएबल है। और एक आपके पास एवरेज रिलीफ से मुतलका लेक्चर है, उसको भी आप देखें, वो गालबन लेक्चर नंबर 15 है। इन दोनों के जो लिंक हैं वो मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का भी दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी दिए हुए हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट है कि आप इसको जरूर सर्च आउट करेंगे। ले बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।